हेलो प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। जो भी हम पढ़ाए हुए हैं आपको वो सारा रिवीजन आप कर रहे होंगे, या इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट आपका हो चुका है वो सारा सब्जेक्ट आप रिवीजन घर पे बैठ के कर रहे होंगे, बड़ी मस्त से और बड़ी मस्त से पढ़ रहे होंगे। चलिए फिर से मैं सिद्ध साहू फिर से आया हूँ आपको पढ़ाने क्रिएटिव राइटिंग। इससे पहले मैं बता दूँ आपको कि क्रिएटिव राइटिंग का सिलेबस, यूनिट फर्स्ट का 5 पॉइंट, साथ ही साथ उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न को आपको करवा दिए हैं। आज जो हम प्रश्न करेंगे ये करेंगे शॉर्ट आंसर, यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न। आपको मैं बता चुका था कि पहले तो यूनिट फर्स्ट पढ़ाऊंगा और यूनिट फर्स्ट में जितने भी पॉइंट है सारा पॉइंट पढ़ाएंगे हम आपको, और पॉइंट पढ़ाने के बाद हम आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न देंगे, लघुत्तरीय प्रश्न देंगे और उसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी देंगे आपको। यानी कि वैसे ही हम अपनी वादे पे चल रहे हैं, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको दे चुके हैं, अब आए हैं हम आपको लघुत्तरीय प्रश्न देने के लिए। देखिए मैं फिर से एक बार बता दूं, क्रिएटिव राइटिंग मतलब रचनात्मक लेखन वह विद्यार्थी पढ़ेगा जो बीए, बीएससी या बीकॉम में है और वह सेमेस्टर 1 में है। यानी कि बीए में हो, चाहे बीएससी में हो, बीकॉम में हो और सेमेस्टर 1 में हो, वो इसे पढ़ सकता है, जान सकता है, समझ सकता है। समझने में आपको कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, ये और यूनिवर्सिटी के लिए, यानी कि बिहार की जितने भी यूनिवर्सिटी है सभी यूनिवर्सिटी के लिए इसे पढ़ सकते हैं आप। और इस यूनिवर्सिटी में देखिए ये है यूनिट 1 का सारा सिलेबस। यूनिट 1 का सारा सिलेबस आपको हम बता चुके हैं, आपको हम पढ़ा भी चुके हैं। ठीक है ना। देखिए पहला पॉइंट ये है, ये पढ़ा चुके हैं, कल्पना पढ़ा चुके हैं, ट्रॉप्स, मोटिव्स, आकृतियाँ, ट्रॉप्स पढ़ा चुके हैं। इसके बाद क्या पढ़ाए थे? लेखन कला में अलंकार पढ़ाए थे, शब्द खेल पढ़ाए थे, चरित्र निर्माण। इसके बाद चरित्र निर्माण में संवाद अभिनय पढ़ाए थे। ये सारा टॉपिक आपको हम पढ़ा चुके हैं और इसका लघुत्तरीय प्रश्न भी हो चुका था, शायद 29-30 के आसपास प्रश्न था और आप लोगों ने उस प्रश्न को सही जवाब दिया था, सारा प्रश्न को। ठीक है, चलिए आगे आज हम लोग चलते हैं किस पे? लघुत्तरीय प्रश्न पे। और लघुत्तरीय प्रश्न आज हम लोग पहला लघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है, जो प्रश्न है देखिए, प्रश्न है सृजनात्मकता या रचनात्मकता क्या है? सृजनात्मकता या रचनात्मकता क्या है, अथवा सृजनात्मकता या रचनात्मकता को परिभाषित कीजिए। यानी कि ये थ्योरी में भी हम बता चुके हैं आपको और प्रश्नोत्तर में मतलब बता रहे हैं, इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि आपका पूरा क्लियर हो जाए, आपको कोई भी समस्या न हो, इससे समझिए ना, कोई भी समस्या ना हो, आपको सारा चीज़ एकदम बेहतरीन तरीका से समझ में आए। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं आगे। देखिए कहता है सृजनात्मकता या रचनात्मकता एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति नए और अद्वितीय विचार, समाधान और उत्पाद उत्पन्न करता है। सही बात है, आपको हम बता चुके थे कि भाई सृजनात्मकता या रचनात्मकता वह होता है जिसमें व्यक्ति नई खोज करता है। यानी कि नया कोई भी रचनात्मकता करेगा और नया करेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे कहेंगे क्या? रचनात्मकता या सृजनात्मकता। और आपको पता है ये अद्वितीय विचार होता है। अद्वितीय विचार मतलब जैसा यह विचार दे देगा वैसा विचार कोई भी नहीं देता है। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कहता है कि यह एक तरह का सोच है जो मौजूद ज्ञान और अनुभवों को नए तरीका से जोड़कर या पुनर्व्यवस्थित करके नई संभावनाओं का सृजन करती है। सही बात है, इसमें नई सोच को जोड़ा जाता है, हमारी ज्ञान में नई उद्धार को जोड़ा जाता है। यानी कि हमारे ज्ञान में नया जो उत्सर्जन होता है, नया जो भाव आ रहा है, यह सब किससे आ रहा है? सृजनात्मकता या रचनात्मकता से आ रहा है। समझ गया ना। देखिए कह रहा है कि रचनात्मकता सिर्फ कला या साहित्य तक सीमित नहीं है, यह विज्ञान, तकनीक, व्यवसाय और जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चाहे आप कला से हो, विज्ञान से हो, व्यवसाय से हो, या किसी भी सेक्टर से होइए, आप में रचनात्मकता या सृजनात्मकता होना ही चाहिए। और ये सभी सेक्टर के लिए एक महत्वपूर्ण रामबाण इलाज होता है। किसको सीखना भाई? रचनात्मकता को सीखना। चले आगे बढ़े। देखिए अब है रचनात्मकता के तत्व होते हैं, ये तत्व होता है रचनात्मकता के। देखिए हम तो समझ लिए रचनात्मकता को, पढ़ लिए हम लोग, रचनात्मकता का परिभाषा भी समझ गए कि नए विचारों का सृजन करना क्या कहलाता है? रचनात्मकता या सृजनात्मकता कहलाता है। देखिए ये तत्व है रचनात्मकता के तत्व। पहला है नवीनतम। सही बात है, हम लोग नई खोज और अनोखे विचार का समाधान करते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही। दूसरा है उपयोगिता। उपयोगिता मतलब विचारों का व्यवहारिक उपयोग और समस्याओं का समाधान। आपको पता है कि रचनात्मकता और सृजनात्मकता करने से हमें किसी भी समस्या को समाधान करने में नए विचारों का उत्पन्न होता है। नया समाधान का तरीका हमें पता चलेगा कि कैसे हमें इसे समाधान करना चाहिए। ठीक है, ये पहले प्रश्न है। देखिए
तीसरा है स्वतंत्रता, यानी कि स्वतंत्र सोच और पारंपरिक सीमाओं से परे जाकर सोचना, यानी कि हम लोग स्वतंत्र होते हैं किसी भी समस्या के समाधान को सोचने के लिए। किससे? रचनात्मकता या सृजनात्मकता से। और चौथा है अन्वेषण। क्या है? अन्वेषण। अन्वेषण मतलब होता है विविध विकल्पों और संभावनाओं की खोज, यानी कि कितने विकल्प हो सकते हैं इस समस्या को समाधान के लिए, उस सभी का खोज करना अन्वेषण कहलाता है। ठीक है, तो ये है तत्व किसके? सृजनात्मकता के। भली प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा सृजनात्मकता क्या है और सृजनात्मकता के तत्व कौन है। ठीक है, बढ़े आप दूसरा प्रश्न पर। देखिए, अंततः हम कह सकते हैं, अंततः हम कह सकते हैं कि रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए विभिन्न तकनीकों और अभ्यासों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि ध्यान, विभिन्न दृष्टिकोणों से समस्याओं को देखना और प्रयोगशीलता को प्रोत्साहित करना। ये तो सृजनात्मकता का समाधान हो गया कि कैसे हम सृजनात्मकता को बढ़ाएंगे, रचनात्मकता को बढ़ाएंगे, ये बता रहा है। तो आप ध्यान दीजिए, किसी भी समस्या के बारे में बहुत सारा बात सोचिए, समझिए ना, ये उसे समाधान करने की सोचता है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। चलिए, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। आपको कहिएगा सर, ये दूसरा क्वेश्चन है, सृजनात्मकता का क्षेत्र क्या है? क्षेत्र वो था सृजनात्मकता की परिभाषा। ये क्या है? सृजनात्मकता के क्षेत्र है, क्षेत्र। समझ गए ना? देखिए क्या रहा, सृजनात्मकता के का क्षेत्र क्या है? क्षेत्र, क्षेत्र मतलब होता है शाखाएं, प्रकार कौन कौन है। ठीक है, देखिए कहता सृजनात्मकता का क्षेत्र बहुत विस्तृत है और विविध है, मतलब बहुत प्रकार का है, बहुत विस्तृत भी है, और यह जीवन के लगभग सभी पहलुओं को प्रभावित करता है। इसके प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित है। पहला क्षेत्र है कला एवं साहित्य। याद रखिएगा, बताइए सृजनात्मकता का पहला क्षेत्र कौन है? कला एवं साहित्य। और कला एवं साहित्य में क्या होता है? चित्रकला, संगीत, नृत्य, कविता, उपन्यास, नाटक आदि में नए विचार और अभिव्यक्ति की गतिविधियाँ, यानी कि इन सभी में हम लोग जो नया नया सोच डालते हैं, नया नया सोचते हैं, इन सभी की समस्या का समाधान करते हैं, यही तो कहलाता है हमारा कला और साहित्य। किस में? रचनात्मकता में। ठीक है, दूसरा की बात करते हैं हम लोग। यह है दूसरा क्या है? दूसरा है विज्ञान और तकनीक। विज्ञान और तकनीक यानी कि नई खोजें, आविष्कार और समस्या समाधान के लिए नवोन्मेषी दृष्टिकोण, जैसे कि नई तकनीकें, चिकित्सा उपचार और इंजीनियरिंग समाधान, ये सारा विज्ञान और तकनीक में आता है। ये सब काम करने पर हमारे पास नया नया विचार आता है, मतलब रचनात्मकता या सृजनात्मकता की बहुत सारी विधियाँ आती है। इसी प्रकार से यह क्षेत्र है, एक कला एवं साहित्य हो गया, विज्ञान और तकनीकी हो गया, व्यापार और उद्यमिता हो गया। समझ गए? देखिए जैसे नई व्यावसायिक योजनाएं, उत्पाद डिजाइन और विपणन रणनीतियां जो बाजार की जरूरतों को पूरा करती है, वो क्या कहलाता है? व्यापार और उद्यमिता कहलाता है। चौथा क्या है? चौथा है शिक्षा। क्या है चौथा? चौथा है शिक्षा। ये देखिए 3 और है। चौथा है शिक्षा। शिक्षा मतलब होता है नवाचारी शिक्षण विधियां, पाठ्यक्रम विकास और शिक्षण के नए तरीके से सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है। यानी कि सृजनात्मकता में भी शिक्षा का अहम रोल है। क्यों? क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही वो क्या होगा? एकदम नवीन होगा, नवीन। समझ गया ना? नया होगा। 5वां हो जाता समाजशास्त्र और मानविकी। सामाजिक समस्याओं के नए समाधान, संस्कृति और समाज में बदलाव के लिए नवीन विचार और पहल होना चाहिए, यही तो समाजशास्त्र कहलाता है। समझ गए ना? कोई देर में ना, ये सब सिर्फ याद रखना है किसके क्षेत्र हैं? सृजनात्मकता के। और छठा है प्रौद्योगिकी और डिजाइन। प्रौद्योगिकी और डिजाइन, ठीक है ना? जैसे सॉफ्टवेयर विकास, ग्राफिक डिजाइन और उपयोगिता अनुभव, जिसको VX कहा जाता है, में नवाचार, यानी कि ये सारा प्रौद्योगिकी और डिजाइन, ये सारा किसका क्षेत्र है? सृजनात्मकता के। यानी कला एवं साहित्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, व्यवसायिक, मतलब ये समाजशास्त्र और मानविकी, ये सब किसका मतलब क्षेत्र है? ये सब क्षेत्र है सृजनात्मकता का। अर्थात सृजनात्मकता का हर क्षेत्र नए विचारों, समाधानों और अभिव्यक्ति के लिए संभावनाएं प्रदान करता है, जो जीवन को समृद्ध और गतिशील बनाता है। यानी कि कोई भी आपको करना है, वो सारा आपको बताया कि कैसे सृजनात्मकता होता है, सृजनात्मकता में नए नए विचार कैसे आएंगे, ये सारा चीज़ बताते हुए चलता है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते तीसरा प्रश्न पे। ये है 3 नंबर प्रश्न।
चलिए, यह है 3 नंबर प्रश्न जिसका नाम है रचनात्मक लेखन क्या है। रचनात्मक लेखन क्या है, ये सब प्रश्न पूछा है, समझिए ना। आपको समझ में आ रहा होगा सारा प्रश्न, इससे पहले पढ़ा भी चुके हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हो चुका है, सारा यूनिट खत्म भी, एक यूनिट खत्म भी कर चुके हैं। अब हम लोग चल रहे हैं VVI प्रश्न पर, यानी कि प्रश्न उत्तर पर। और भी कोई कैसा प्रश्न उत्तर, लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर, जो आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। कहता है रचनात्मक लेखन क्या होता है, यानी कि रचनात्मक लेखन वह लेखन शैली है जिसमें लेखक अपनी कल्पना, भावनाएं और विचारों को स्वतंत्र रूप से और नवीन तरीके से व्यक्त करता है। फिर आ गया नवीन, सही बात है। लेखक जब अपने विचारों को स्वतंत्र, थोड़ा प्रभावित और नए रूप से मतलब व्यक्त करेगा तो क्या कहलाएगा, सृजनात्मकता लेखन कहलाएगा। और देखिए सुनिए, यह एक प्रकार का लेखन है जो पारंपरिक लेखन शैलियों से भिन्न होता है, जैसे कि अकादमिक या तकनीकी लेखन, और इसका मुख्य उद्देश्य पाठकों को भावनात्मक और संवेदनात्मक अनुभव प्रदान करना होता है। सही बात है, संवेदना डालना है पाठक में क्या डालना है, संवेदना, भावनात्मक डालना है, और उसे समझ में आना चाहिए सारा चीज़, उसे पता भी चलना चाहिए, समझ ना। हाँ, ये होता है। चलिए, कहते रचनात्मक लेखन के अंतर्गत कहानी आता है, कविता आता है, नाटक आता है और उपन्यास जैसे विभिन्न रूप आते हैं। इसमें लेखक अपने पात्रों, घटनाओं और सेटिंग को अपनी कल्पना के अनुसार व्यक्त करता है। यानी कल्पना के अनुसार व्यक्त करने का मतलब क्या हुआ कि जो भी करेगा वो अपनी कल्पना के अनुसार ही विकसित उसे करता है, समझ गया ना। देखिए और क्या कहता है, और कहता है कि इसमें विभिन्न साहित्यिक उपकरण जैसे कि रूपक, पढ़ाए हुए मोटिव्स, उपमा, अलंकार का उपयोग किया जाता है, जो लेखन को रंगीन और प्रभावशाली बनाते हैं। क्योंकि लेखन जब भी रंगीन और प्रभावशाली नहीं बनेगा, रोमांचक नहीं बनेगा, तब तक वो समझ में आने वाला नहीं है। बच्चा, पाठक उसे पढ़ेगा ही नहीं, उसे बढ़िया से देखेगा ही नहीं। रचनात्मक लेखन की स्वतंत्रता और कल्पनाशीलता इसे एक अनूठा और आकर्षक माध्यम बनाती है, जो पाठकों को सोचने और महसूस करने पर मजबूर करता है। यानी कितना आकर्षित कर लेता है पाठक को कि पाठक अब उस प्रश्न के बारे में, उस चीज़ के बारे में सोचेगा अच्छा से, समझेगा अच्छा से और उसे पढ़ेगा भी, समझिए ना। इत्यादि सारी बातें हो जाती है उसमें। इसीलिए क्या करता है भाई, पाठक पढ़ता भी है, उसे समझता भी है, उसे गहनता से पढ़ता है, ठीक है। यही तो रचनात्मकता की विशेषता है। 3 प्रश्न हो गया, चलिए चौथा प्रश्न पर। चलिए, यह है चौथा प्रश्न जिसका नाम है क्या, इस प्रश्न का नाम है सृजनात्मकता या रचनात्मक लेखन का अभ्यास किस प्रकार किया जाना चाहिए। यानी कि कैसे हम समझेंगे कि ये रचनात्मकता है या सृजनात्मकता है, इसका अभ्यास कैसे हम लोग करना है, यही जानना है कि रचनात्मकता या सृजनात्मकता लेखन का अभ्यास किस प्रकार किया जाना चाहिए। प्रश्न समझिए, प्रश्न कह रहा है कि सृजनात्मकता हम लोग कैसे सीखेंगे सर, कैसे कर पाएंगे सृजनात्मकता, ये कह रहा है प्रश्न, ठीक है ना। चलिए देखिए, कहता सृजनात्मकता या रचनात्मकता लेखन का अभ्यास प्रभावी ढंग से करने के लिए निम्नलिखित तरीकों को अपनाना चाहिए। यानी कि ये सारा जो तरीका दिया हुआ है, ये सारा तरीका अगर आप अपनाते हैं तो आप समझ जाइए कि आपका रचनात्मकता अच्छा होने वाला है। पहला तरीका है नियमित लेखन। नियमित लेखन मतलब होता है बराबर लिखना। नियमित लेखन मतलब क्या होता है, बराबर लेखन करना। मतलब आप रोज़ 2 पेज, 4 पेज, 5 पेज आराम से लिखिए, अपने सोच कर, अपने क्वेश्चन आंसर के बारे में ही या अपने कुछ के बारे में लिखिए, मतलब लिखिए, नियमित लिखिए। यानी कि नियमित रूप से लिखने से लेखन की आदत विकसित होती है और विचारों की धारा को बनाए रखना आसान होता है। यानी कि दैनिक लेखन अभ्यास, चाहे वो डायरी लेखन हो, कहानी हो, कविता हो, लेखन कौशल को सुधारता है। यानी कुछ भी लिखिए आप, किसी का परिचय लिखिए, कहानी लिखिए, कविता लिखिए, मतलब शायरी लिखिए, समझिए ना। ये आपकी क्या करेगा, लेखन शैली को सुधारेगा, बहुत सुधारेगा। दूसरा है पढ़ाई और विश्लेषण। दूसरा क्या है, पढ़ाई और विश्लेषण। ये तो सबसे बड़ी बात है। आप किसी भी शब्द को ना, अगर आप कोई पढ़ रहे हैं, आप हमें कहिएगा सर हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, हमको समझ नहीं आता है, पता नहीं चल पाता वो कैसे पढ़ पाए, तो आपको एक सलाह देते हैं, आप किसी भी चीज़ को पढ़िए, फिर उसको समझिए, उसका विश्लेषण करके देखिए। जैसे हम पढ़े क्या होता हो और क्यों होता हो और आया क्यों, ये सारा बात आप पढ़िए, को हर एक शब्द समझ में आएगा। ये टिप्स है, टिप्स, समझ गया ना। हाँ चलिए, कहता विविध शैलियों और
विधाओं के लेखन को पढ़ना और उसका विश्लेषण करना नए विचारों और तकनीकों को अपनाने में मदद करता है। सही बात है। इससे विभिन्न लेखकों के दृष्टिकोण और शैलियों से सीखने का अवसर मिलता है। सही बात है। आप जितना बुक पढ़िएगा, कहा था ना, जितना बुक पढ़ता है लोग उतनी महानता बनते जाता है, उतना शब्द उसके पास आते रहता है। शब्द खेल समझे है ना, शब्द खेल जिसके पास होता है वही लेखन कला मतलब रचनात्मक लेखन प्रभावी ढंग से कर पाता है, किसी पर प्रभावित, किसी को प्रभावित कर पाता है। समझ गया ना, ये होता है। तीसरा है विचारों का खुला प्रभाव। कहता किसी भी विचार या विचारों को सीमित किए बिना लिखना महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक लेखन में आत्म संप्रेषण की चिंता को नज़रअंदाज कर देना और सोच को खुला छोड़ देना चाहिए। सही बात है। हम क्या लिख रहे हैं ना, यह हमें बार बार सोचना नहीं चाहिए, सीधे लिखते चलना चाहिए। लेखन कला यही होता है, लिखते चलिए आगे बढ़ते चलेगा। कहते हैं ना, काम आप सोच के करिएगा उतना काम, तो काम उतना ही कर पाइएगा, लेकिन बिना सोचे कीजिएगा तो काम करते जाइए, आगे काम होते चलेगा। समझ गया ना, कैसे करना चाहिए, समझ गया ना। 3 चीज़। चौथा है, देखिए चौथा पांचवा 2 चीज़ और बचल है। 2 चीज़ है। चौथा है लेखन कार्यशाला मतलब शालाएँ और समूह, यानी कि जहाँ हम लेखन कर रहे हैं वहाँ पर बहुत सारे एक समूह में आदमी रखना है। आपको बताया था, याद है, आपको याद होगा, बताए थे एक टॉपिक, उसमें देखिए लेखन कार्यशालाओं और समूहों में भाग लेने से नए विचार मिलते हैं और रचनात्मक आलोचना प्राप्त होती है जो लेखन को बेहतर बनाती। आप जब भी एक समूह में रहिएगा ना तो आपका दोस्त कहेगा ये बात गलत है, आप कहिए ये बात तुम्हारा गलत है, तो इससे क्या होता है, उसकी गलती का पता चलता है, उसे सीखने को मिलता है नया नया चीज़। समझ गए। और पांचवा है विविधता और प्रयोग, यानी कि विभिन्न शैलियों और शब्दिक उपकरणों और विचारों का प्रयोग करके लेखन में विविधता लाना चाहिए। प्रयोगशीलता रचनात्मकता को प्रोत्साहित करती है और नए संभावनाओं को जन्म देती है। तो सबसे बड़ी बात है भाई, समझ गया ना। चलिए, कहता इन तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, नियमित अभ्यास और आत्म संप्रेषण से रचनात्मकता लेखन को ठीक कर सकते हैं और कभी न कभी हमारा रचनात्मकता लेखन भी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। देखिए 5वां प्रश्न, और इसे कीजिए आप, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए रचनात्मक लेखन के प्रमुख उपकरण क्या है, क्या उपकरण, कैसे हम लोग रचनात्मक लेखन को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना। चलिए देखिए, कहता रचनात्मक लेखन में प्रमुख उपकरण पाठक को आकर्षित करने और विचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। यानी कि ऐसा हमें उपकरण लाना है जो मतलब प्रमुख उपकरण भी हो, पाठक को आकर्षित भी करे और विचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत भी करे। वही रचनात्मकता क्या हो सकता है, रचनात्मकता का उपकरण हो सकता है। समझ गए ना। चलिए आगे देखिए, पहला उपकरण है क्या, पहला उपकरण है वर्णात्मक भाषा। भाषा सबसे पहले होना चाहिए, ये तो बात सही है भाई। किसी भी चीज़ को लिखने से पहले आपके पास भाषा होनी चाहिए। आपको बताए थे कि आप अगर हिंदी भाषी लोग हैं तो हिंदी भाषा अच्छा से आना चाहिए। यहाँ तो हिंदी भाषा नहीं आता है लोगों को अच्छा से, और लोग चलते हैं अंग्रेजी सीखने, लोग चलते हैं मैथिली मतलब बंगाली सीखने, मैथिली सीखने। भाई अपनी जो राजभाषा, अपनी जो देश की भाषा, अपनी जो गांव का भाषा, ये तो आपको आना चाहिए पहले, और वो भी नहीं आ रहा है और आप चले हैं एक अलग सी भाषा सीखने। ये कैसे संभव है भाई। देखिए, कहता स्थान, पात्र और घटनाओं का जीवंत वर्णन पाठक को दृश्य और भावनात्मक अनुभव प्रदान करता है। इसीलिए वर्णनात्मक भाषा आना चाहिए, यानी कि ऐसी भाषा आना चाहिए जिसका वर्णन हम लोग आसानी से कर सकेंगे और सबको समझ में भी आना चाहिए। दूसरा क्या है, दूसरा है रूपक और उपमा। क्या है, रूपक और उपमा। पहला तो हो गया भाषा, दूसरा क्या है, रूपक और उपमा। यानी कि इन साहित्यिक उपकरणों का उपयोग अभ्यस्तता और कल्पना को बढ़ाने के लिए किया जाता है, जिससे विचारों को अधिक स्पष्ट और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके। यानी कि आपके पास रूपक और उपमा भी होना चाहिए, जो एक रचनात्मकता को कल्पना देता है, उसे परिभाषित करता है, उसे सही से बताता है। ठीक है। तीसरा है क्या, संवाद। संवाद बढ़ाए थे आपको, पात्रों के बीच बातचीत पाठक को उनकी व्यक्तित्व और संबंधों की गहराई को समझने में मदद करती है। संवाद होनी चाहिए। जो भी पात्र आप डाल रहे हैं कहानी में, जो भी पात्र आप रचनात्मकता में डाल रहे हैं, उस पात्रों के बीच संवाद होनी चाहिए। और जब संवाद होगा तो वो एक दूसरे को जानेगा, और जब एक दूसरे को जानेगा तो भाई रचनात्मकता हमारा क्या होगा, अच्छा होगा। आपको लग रहा होगा थोड़ा स्पीड है, कोई बात नहीं, आज क्वेश्चन हमें
लघुत्तरीय करना है सारा का सारा क्वेश्चन, और समझते बेहतरीन तरीका से चलना है, ठीक है, इसीलिए हम थोड़ा फास्ट हैं। चलिए, ये है चौथा और ये पांचवा है, ठीक है। ये है उपकरण, किसके उपकरण? रचनात्मकता या सृजनात्मकता के। ये है चौथा, संपूर्णता और प्रवाह, यानी कि लेखन की संरचना और अनुक्रम पाठक को सहजता से कहानी या विचार में प्रवाहित होने की अनुमति देता है। यानी कि यह अनुमति देता है कि आप रचनात्मकता या सृजनात्मकता संपूर्णता और प्रभावी रूप से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। संपूर्ण चीज अपनी दीजिए जिसमें पाठक के बीच क्या हो, प्रभाव बढ़े, प्रवाह हो उसमें रचनात्मकता की, शब्दों का, तभी तो आपके शब्द को पढ़ेगा, तब तो आपके रचनात्मकता को पढ़ेगा, समझ गए ना। और पांचवा है स्वर और शैली। स्वर मतलब होता है आप क्या बताना चाह रहे हैं, और शैली मतलब होता है लिखने की शैली, ठीक है। तो लेखन की व्यक्तिगत शैली और स्वर उसके लेखन को विशिष्ट बनाता है, और यह पाठक के साथ गहरा जुड़ाव बनाता है। सही बात है, गहरा जुड़ाव बनाता है। इन उपकरणों का कुशल उपयोग रचनात्मकता लेखन को प्रभावी और आकर्षक बनाता है। यानी कि आप अगर रचनात्मकता में, सृजनात्मकता में इन उपकरणों का प्रयोग कर रहे हैं तो आपका रचनात्मकता या सृजनात्मकता बहुत ही अच्छा होगा, उसमें कोई भी समस्या नहीं होगी, समझ गए, खोद दिया नहीं। आगे बढ़ते आगे। चलिए हम लोग चलते हैं 6 नंबर प्रश्न पर। 6 नंबर प्रश्न है रचनात्मकता लेखन से भाषा का क्या महत्व है, यानी कि क्या संबंध है रचनात्मकता लेखन में भाषा का, किसका, भाषा का। देखिए रचनात्मक लेखन में से भाषा का क्या महत्व है, यानी कि भाषा का संबंध कैसा है। रचनात्मक लेखन में भाषा का महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह विचारों और भावनाओं को पाठक तक पहुंचाने का मुख्य साधन है। सही बात है, एक भाषा ही है जो हम पढ़ रहे हैं, जो लिख रहे हैं, वो भी पढ़ेगा वो भी लिखेगा, तो उसके माध्यम से पाठक और लेखक के बीच क्या होता है, संबंध बना रहता है। जो लेखक पाठक को बताना चाहता है वो पाठक समझ पाता है, या जो पाठक समझना चाहता है वो लेखक के द्वारा समझ सकता है। कहता है भाषा के माध्यम से लेखक अपने आंतरिक अनुभव, कल्पनाओं और संवेदनाओं को शब्दों में ढालता है, जो पाठक को कहानी, कविता या निबंध के भावनात्मक और मानसिक अनुभव में डुबो देता है। सही बात है, जो लेखक लिखा है, जो शब्दों के माध्यम से जो भी लिखा है वो सारा शब्द उसे पता चलने लगता है, वो समझ आता है पाठक कि लेखक हमारे लिए क्या लिख रहे हैं, और पाठक ये भी समझता है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। समझ गए। चलिए कहता है देखिए, सही शब्द चयन, वर्णनात्मकता और शैली लेखन की प्रभावशीलता को बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए एक जीवंत वर्णनात्मक भाषा पाठक को दृश्य, ध्वनि और भावनाओं का सजीव अनुभव कराता है। इससे पाठक उस वातावरण या स्थिति में को वास्तविकता के रूप में महसूस करता है। सही बात है, जब इतना कुछ होता है तो पाठक समझने लगता है कि जो घटना हो रही है ना, वो लग रहा है हमारे अनुभव के ही समान है, यानी कि वास्तविकता के ही रूप में है। कहता शब्दों का सही संयोजन और उनकी मापदंड भाषा की शक्ति को उजागर करते हैं, जो कथा या विचार को अधिक प्रभावशाली बनाता है। यानी कि यही भाषा है जो रचनात्मकता को सबसे अधिक महत्वपूर्ण जोर देता है कि रचनात्मकता आगे बढ़े या नहीं बढ़े, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हम जो लिख रहे हैं वो पाठक को समझ में आना चाहिए। अगर पाठक को समझ में आ रहा है तो ठीक है, पाठक को समझ में नहीं आ रहा है तो तब तो गड़बड़ है, तब रचनात्मकता सही होने वाला नहीं है। यानी कि रचनात्मक लेखन में भाषा की अभिव्यक्ति का तरीका भी लेखन की विशेषता और उसकी दृष्टि को दर्शाता है। विभिन्न शैलियों, लहजों और भाषा उपकरणों का उपयोग लेखन को अद्वितीय और आकर्षक बनाता है। सही बात है, साहित्यिक तत्वों जैसे अलंकार, उपमा और रूपक भाषा को समृद्ध और रंगीन बनाता है, जिससे पाठक की रुचि बनी रहती है। समझ गया। चलिए कहता अंततः रचनात्मक लेखन में भाषा का महत्वपूर्ण केवल संवाद का साधन नहीं है, बहुत साधन है। भाषा इसमें बहुत मदद करता है, यानी कि बल्कि यह लेखक के विचारों और भावनाओं का गहन और सूक्ष्म प्रतिनिधित्व भी है। यह पाठक को एक नई दुनिया की यात्रा पर ले जाता है और उसके मन में गहरी छाप छोड़ता है। यानी कि भाषा रचनाकार के पास एकमात्र ऐसा विकल्प है जिससे वह अपनी रचना और उसके द्वारा स्वयं को, अपनी संवेदना को, अपने चिंतन को पाठक को दे पाता है, और पाठक के लिए भी किसी रचना तक, उसके रचनाकार तक पहुंचाने का एकमात्र मार्ग भाषा ही है। यानी कि लेखक जो लिख रहा है, रचनात्मकता कर रहा है, उसे
मतलब किसके पास पहुंचाना, पाठक के पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण स्थान किसका रहता है, भाषा का रहता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे बिल्कुल सही रूप से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग चलते हैं क्या नंबर क्वेश्चन पे, 7 नंबर क्वेश्चन पर। बिंब मतलब इमेज से आप क्या समझते हैं। देखिए इमेज ये इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पे। नोट्स में मॉडिफाई कर देंगे, ये इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है। चलिए, या उसे भी समझा दे, नहीं ठीक है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, सहकर्मी सहभागिता के महत्व का वर्णन कीजिए। ठीक है, देखिए सहकर्मी सहभागिता के महत्व निम्नलिखित है। आपको बताए थे सहकर्मी सहभागिता मतलब होता है एक समूह में सभी आदमी को बुलाना, अपने रचनात्मकता या सृजनात्मकता के बारे में बताना। आप वो क्या करेगा, सुनेगा, वो करेगा आलोचना। आपको आलोचना क्या लगेगा कि हमारी यही गलती है, अब ये गलती हमारा नहीं होना चाहिए रचनात्मकता में, ये बात वो समझाना चाहता है सहकर्मी सहभागिता में। क्या सबसे पहला है रचनात्मक लेखन में सहकर्मी सहभागिता का एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो स्वयं को सीमित नहीं रखता है बल्कि उत्कृष्टता को प्रेरित करता है। सहकर्मी सहभागिता का अर्थ होता है कि विभिन्न लोगों के बीच एकता और मिलनसार मनोभाव के साथ लेखन कार्य करना। यह न केवल विविध विचारों, अनुभवों और कौशलों को संगठित करता है बल्कि साथ समूह में सहभागियों को भी आत्मविश्वास और संकल्प का एक नया अवसर प्रदान करता है। यानी कि ये जब भी होगा एक समूह में ही होगा, समूह में सबको बुलाना है, अपने विचार का आदान प्रदान करना है, उसे समझाना है, समझाने के बाद उसकी प्रतिक्रिया को भी देखना है। उसकी प्रतिक्रिया कहीं ना कहीं आपको उत्कृष्ट बनाएगा। क्या बनाएगा, उत्कृष्ट बनाएगा। ठीक है, चलिए देखिए ये दूसरा है, ध्यान समझिएगा। सहकर्मी सहभागिता, एक सहकर्मी सहभागिता के माध्यम से विभिन्न लेखकों को अपने विचारों को एकत्रित करने और साझा करने का अवसर मिलता है। यह साझा करने की प्रक्रिया न केवल रचनात्मकता को बढ़ाती है बल्कि विविधता और नए आयामों को भी जन्म देती है। सहकर्मी सहभागिता के माध्यम से लेखकों के बीच विचारों और विवरणों की तालिका बनती है जो सहयोगी और समृद्ध लेखन का मार्गदर्शन करता है। यानी कि कहीं ना कहीं सहकर्मी सहभागिता में किसका महत्व होता है भाई, विभिन्न लेखक जो है वो विचारों को एकत्रित कर पाते हैं, साथ ही साथ अपने आयामों को, अपने नया विचारों को, विविधता को उसे जन्म देता है। किसके माध्यम से, सहकर्मी सहभागिता के माध्यम से। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। यह है तीसरा, ध्यान समझिए। देखिए क्या है, कहता है कि सहकर्मी सहभागिता न केवल आपके लेखन को सुंदर और सार्थकपूर्ण बनाती है बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि आपकी रचना एक विशिष्ट और प्रभावी दर्शन शास्त्र के साथ प्रस्तुत हो रहा है। यानी कि सहकर्मी सहभागिता आपके रचनात्मकता का सुंदर दृश्य योग्य ही नहीं बनाता है, उसे यह भी बताता है कि आपकी रचनात्मकता किसी न किसी दर्शन शास्त्री से ही मिल रहा है और दर्शन शास्त्री ही उसे तैयार कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि आप उसमें क्या देख रहे हैं, सहभागिता, सहकर्मी सहभागिता देख रहे हैं, समझे ना। बहुत आदमियों का विचार देख रहे हैं और बहुत आदमी का विचार जब ही आता है तो मतलब है दर्शन शास्त्र आने वाला है। यानी कि देखिए सहकर्मी सहभागिता लेखन से प्रभावशीलता भी बढ़ती है। जब आप अपने विचारों को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो आपका आत्मविश्वास मजबूत होता है और आप अपने लेखक के प्रति अधिक सक्रिय महसूस करते हैं। सही बात है। आप कोई देखें, जैसे हमें कोई जानकारी प्राप्त हो गया मेरे घर का और हम नहीं बता रहे घर में, तो हमारे पास क्या रहेगी, बेचैनी रहेगी। लेकिन हम बता दिए तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, हम लोग हल्का महसूस करेंगे। क्यों, वही तो सहकर्मी सहभागिता भाई। अपने विचारों किसके पास बता रहे हैं, समूह में बता रहे हैं। ठीक है, यही था सहकर्मी सहभागिता किस प्रकार से रचनात्मकता में महत्वपूर्ण स्थान निभाता है। ठीक है, यह है पढ़ना है रूपांकन के महत्व। किसके महत्व पढ़ना है, रूपांकन के महत्व। एक एक करके रूपांकन के महत्व को पढ़ना है। देखिए रूपांकन के महत्व, देखिए सीधे लिखल है रूपांकन का महत्व यानी कि इन्फ्लुएंस ऑफ मोटिव्स निम्नलिखित है। कौन कौन है, पहला देखिए, पहला है विचारों का प्रस्तुतिकरण। यानी कि रूपांकन का उपयोग विचारों का और भावनाओं को आकर्षक और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है।
यह विचारों को दर्शाने का माध्यम बनता है और पाठकों को विभिन्न मतलब विचारों को समझने में मदद करता है। यानी कि आप विचारों को प्रस्तुत करने में अगर मोटिव्स का प्रयोग कर रहे हैं, किसका प्रयोग, रूपांकन का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो बहुत ही अच्छा होगा। दूसरा क्या है, दूसरा है कथा के विकास में मदद। किसके विकास में मदद, कथा के विकास में मदद, कथा के विकास में मदद। देखो क्या होता है, रूपांकन का उपयोग कथा के विकास में किया जाता है जिससे कहानी की प्रवृत्ति और आगाज को बेहतरीन तरीके से बयान किया जा सकता है, बेहतरीन तरीका से बयान कर सकते हैं। तीसरा है रंगमंच पर अभिनय। नाटक और थिएटर के क्षेत्र में अभिनय कर्मियों के द्वारा रूपांकन और उपयोग आकर्षक और अर्थ को समझने के लिए किया जाता है। यानी कि आप किसी भी रचनात्मकता के अर्थ को बढ़िया समझना चाहते हैं तो आप किसका प्रयोग कीजिए, मोटिव्स का या रूपांकन का आप प्रयोग कीजिए। ठीक है, चलिए चौथा, आपको समझ में आ रहा होगा भली प्रकार से, बिल्कुल में समझ में आना चाहिए। ये सब शॉर्ट आंसर है, मतलब 5 नंबर का प्रश्न जो आपसे लघुत्तरीय प्रश्न के रूप में पूछा जाएगा। और ये सारा चीज़ पढ़ा चुके हैं, सारा चीज़ समझा चुके हैं, इसीलिए हम शॉर्ट आंसर थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट आंसर होगा उसके बाद लॉन्ग आंसर होगा, लॉन्ग आंसर और 2 वीडियो में होगा, समझे ना। देखिए चौथा है शिल्प और चित्रकला में अभिव्यक्ति। चित्रकला और शिल्प में रूपांकन का उपयोग व्यक्तिगत दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। व्यक्तिगत दृष्टिकोण, एक आदमी का दृष्टिकोण, समझे ना। और पांचवा है रासायनिक प्रभाव, यानी कि रूपांकन का उपयोग अक्सर रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए किया जाता है जिससे दर्शकों में विशेष भावनाएं उत्पन्न हो सके कि यह लेखन हमें पढ़ना है, ये लेखन हमें जानना है, इस लेखक के बारे में हमें जानना है। ठीक है, कोई नहीं ना दिक्कत। अब आ गए 10 नंबर क्वेश्चन पे, संवाद लेखन से महत्व बताइए। संवाद लेखन, देखिए संवाद लेखन का महत्व, प्रश्न क्या है, संवाद लेखन के महत्व बताइए। ठीक है, चलिए संवाद लेखन के महत्व। ठीक है, संवाद में क्या होता है, 2 व्यक्तियों के बीच बातचीत। जब 2 व्यक्ति अपने विचारों को अपने रचनात्मकता के लिए बातचीत करता है, उसे सुलझाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग संवाद लेखन। देखिए संवाद लेखन निम्नलिखित है, सही बात है। पहला है संवादों के माध्यम से व्यक्ति अपने संवाद में इस्तेमाल होने वाले शब्दों के जरिए न सिर्फ अपने मन की बात कह पाता है बल्कि अपने भावों को भी बेहतर तरीके से नाटकीय रूप में देकर प्रकट करता है। यानी कि अपने मन की बातों को नहीं प्रस्तुत करता, उसके अलावा आपके मन में जो भी चीज़ है, उसके अलावा जो भी आप प्रस्तुत करना चाहते हैं वो सारा प्रस्तुत हो सकता है संवाद के माध्यम से। संवाद ही ऐसा चीज़ है जो सारा चीज़ प्रस्तुत कर लेता है, यानी कि संवाद सब कुछ करता है रचनात्मकता के लिए, समझे ना। संवाद एक बहुत ठोस चीज़ है, किसके लिए, रचनात्मकता के लिए, रचनात्मकता के लिए। कहिएगा सर कैसे, तो संवाद नहीं होगा तो रचनात्मकता सही से हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता सर, क्योंकि जब हम संवाद नहीं करेंगे तो रचनात्मकता के बारे में जानेंगे कहाँ से, सही है कि गलत है, ये सब तो नहीं जान पाएंगे। किसी से बातचीत होगी तब ना। दूसरा है संवाद के महत्व की बात हो तो जीवन के हर पड़ाव में समाज में अपनी जगह बनाने के लिए संवाद बहुत ज़रूरी माने जाते हैं। इससे आप अपने टैलेंट और ज्ञान का प्रदर्शन व जानकारी लोगों के सामने प्रकट कर सकते हैं। संवाद ये होता है, देखिए हमारे पास कुछ जानकारी है, हम आपको कैसे प्रकट कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, 2 आदमी हैं, 2 आदमी से ज़्यादा हैं, बातचीत हो रही है, क्या हो गया, संवाद हो गया। तीसरा, संवाद के जरिए ही आप अपनी सीखी हुई चीज़ें और अपना ज्ञान लोगों को सिखा सकते हैं। सही बात है, आप जो सीखे हुए हैं वो लोगों को भी सिखाने में आपको समस्या नहीं होगा। क्या आपको आते रहेगा तो संवाद आते रहेगा, तो बातचीत होती रहेगी। तो और चौथा है संवाद के जरिए ही आप अपने को बेहतर तरीके से जान भी सकते हैं और नए लोगों से जान पहचान भी बना सकते हैं। यानी कि अपने लोगों को जानना भी हो या मतलब बेहतर लोगों से जान पहचान भी बनाना हो तो यह तभी संभव है जब क्या होना चाहिए, आपके पास संवाद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संवाद, मतलब बातचीत करने की शैली होना चाहिए। और ये आज का हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन। 11 हम आपको लघु प्रश्न करा दिए, लघु एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न। ठीक है, कुछ हम लोग 5, 6, 7 कर लेंगे दीर्घ प्रश्न, जहाँ से आपके प्रश्न कुछ भी पूछा जाए तो आप इस टॉपिक से, क्रिएटिव राइटिंग से एक भी प्रश्न छूटने की कोई संभावना नहीं होगी। समझ गए।
जितनी मेहनत से आपको पढ़ाए हैं उतनी ही मेहनत से आप पढ़िए, जाइए एग्ज़ाम देने, और एग्ज़ाम देने के बाद आपको सारा प्रश्न जब बनेगा तो आप कहिएगा हाँ सर क्रिएटिव राइटिंग हमसे बहुत अच्छा से बना था। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन है चरित्र निर्माण के महत्व बताइए। किस नाम निर्माण के? चरित्र निर्माण के महत्व। कहता है रचनात्मक लेखन में चरित्र निर्माण का महत्व निम्नलिखित है। पहला महत्व देखिए, पहला कहता है पाठकों के साथ संवाद। सही बात है, चरित्र निर्माण होगा तभी पाठकों के साथ हम लोग संवाद कर सकते हैं। यानी कि रचनात्मक लेखन में अच्छे चरित्र वाचिक और मानसिक रूप से पाठकों के साथ संवाद करते हैं, यानी कि परिणाम स्वरूप पाठक उनके साथ जुड़ सकते हैं और उनके अद्वितीय अनुभवों को साझा कर सकते हैं। यानी कि जब आपके पास चरित्र निर्माण होगा, किसी का चरित्र अच्छा रहता है ना, तभी उसके पास संवाद करने में मज़ा आता है, उससे बात करने में मज़ा आता है, उससे आदमी तरसता है कि हमारी बात हो उससे, हमारी संवाद हो उससे, हम अपनी भावनाओं को उसके सामने रखेंगे। क्यों? क्योंकि उसका चरित्र निर्माण बहुत ही अच्छा होता है। दूसरा देखिए, कहानी को गहराई देना। अच्छे चरित्र कहानी को गहराई देते हैं और उसे जीवंत और रंगीन बनाते हैं। चरित्रों के माध्यम से लेखक विभिन्न भावनाओं और विचारों को प्रकट कर सकता है। यानी कि आप कहानी को अगर गहराई देना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, अच्छा चरित्र लिखिए, अच्छा चरित्र निर्माण को पढ़िए, अच्छा चरित्र निर्माण वाले को लाइए और उसके बारे में लिखिए, तो आप क्या कह सकते हैं उसे, तो भाई उसे कहानी में गहराई दे सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए तीसरा है व्यक्ति की पहचान। सही बात है, व्यक्ति की पहचान आपको पता है किसके आधार पर होता है? व्यक्ति की पहचान भी होता है भाई चरित्र निर्माण के आधार पर ही। चरित्र निर्माण है तो व्यक्ति की पहचान आप देखते होइए गांव घर में कोई कोई ऐसा आदमी होता है जिसकी पहचान बहुत ही अच्छा है, कोई कोई ऐसा आदमी जिसकी पहचान अच्छा नहीं है, तो वो व्यक्ति की पहचान यानी कि किस पर निर्भर करता है? चरित्र निर्माण पर। अच्छे चरित्र पाठकों के लिए एकाधिक और आध्यात्मिक तरीके से पहचाने जाते हैं। यह पाठकों को चरित्रों के साथ जोड़ने और उसके अनुभवों को समझने में मदद करता है। सही बात, पाठक के साथ जुड़ने में और उसके अनुभवों को समझने में मदद करता है। कौन? यही मदद करता है चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण ही नहीं होगा तो उससे हमें बात ही नहीं करना, उसके साथ जुड़ना ही नहीं है। कहानी की महत्वपूर्ण घटनाओं का प्रस्तुतिकरण। चरित्र निर्माण के माध्यम से लेखक अपनी कहानी की महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रस्तुत करता है और चरित्र को विचारों और क्रियाओं के माध्यम से लेखक कहानी की प्लॉट को आगे बढ़ाता है, प्रस्तुतिकरण करता है अच्छे ढंग से, एकदम प्रभावी ढंग से, आपको अच्छा भी लगेगा। क्यों ऐसे करता है? क्योंकि उसके पास क्या है? चरित्र निर्माण है। और सबसे लास्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है सामाजिक संदेश। रचनात्मक लेखन के माध्यम से लेखक विभिन्न सामाजिक संदेशों को प्रस्तुत करता है और चरित्रों के माध्यम से समाज की समस्याओं और मुद्दों के साथ पाठक को जोड़ता है ताकि लोग समझ सके कि आपकी समाज की सबसे बड़ी मुद्दा या सबसे बड़ी कहानी या सबसे बड़ी समस्या क्या है। समझ गए? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे समझ गए होंगे सारा पॉइंट। ठीक है, अगर आप, ये शॉर्ट क्वेश्चन था, अगर आप इससे भी इससे सारा यूनिट यानी कि आपको समझ लीजिए कि हम यूट्यूब पर पढ़ाएंगे, यूट्यूब पर यानी कि YT पर पढ़ाएंगे एक यूनिट। कितना यूनिट पढ़ाएंगे? एक यूनिट है। एक यूनिट के बाद सारा क्लास ऐप पर होगा। अगर आप चाहते हैं इससे अच्छा से पढ़े, पूरा यूनिट, सारा यूनिट अच्छा से हम करें, पढ़े, तो उस सारे यूनिट को पढ़ने के लिए आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। और हमारा पेड कोर्स का नाम है BA ऑनलाइन क्लासेस। क्या नाम है? BA ऑनलाइन क्लासेस। और BA ऑनलाइन क्लासेस का ऐप भी है, आर्ट सेंटर उसरा करके, ठीक है ना? उसे डाउनलोड करना है और वहाँ से रजिस्टर करना है और वहाँ से ओपन करना है और उसमें सम्मिलित होना है। और आप पेड कोर्स अगर खरीदना चाहते हैं तो 5 सितंबर तक, आप इससे पहले बता चुके हैं, 5 सितंबर जो टीचर्स डे है, इसके शुभ अवसर पर मात्र आपसे 2000 रुपया लिया जा रहा है। पेड कोर्स का भी फी कितना है? मात्र 2000 है। अगर आप इसे 5 सितंबर के बाद ज्वाइन करते हैं तो यही फ़ी कितना हो जाएगा? यही फ़ी हो जाएगा 3500 रुपया। इसीलिए आपके साथ अभी ऑफ़र में है कि आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप इससे जुड़ी हुई कोई घटना, इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसका नंबर है, हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आपको पढ़ा चुके हैं
शॉर्ट आंसर हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे बढ़िया से। लॉन्ग आंसर यानी कि दीर्घितीय प्रश्न। तब तक आप मस्त रहिए, खाइए पीजिए, बढ़िया से रिवीजन कीजिए और बढ़िया से पढ़िए, ताकि आपका नाम भी कॉलेज के बहुत बहुत अधिक नंबरों में आ जाए।